हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मिशन ग्रेड वन इंग्लिश। मिशन ग्रेड वन इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं हमारी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में जो जैसे हर एक मजबूत नींव से होती है शुरुआत, वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्म्स और लिटरेरी पीरियड्स ये भी नींव होते हैं। तो आज हम इन्हें स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एमपी टेट ग्रेड वन इंग्लिश लिटरेचर को हम टेट एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लिटरेचर बहुत सारे फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे पीरियड्स होते हैं और इस स्पेसिफ़िक पीरियड्स में स्पेसिफ़िक ऑथर्स, उनकी वर्क, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1 है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स हैं पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। जो पोइट्री है, ड्रामा है, प्रोज है। अब आप देखेंगे यहाँ कि पोइट्री लिरिक्स होते हैं, सोनेट, ओड, बैलेड, इपिक, एलिगी। आपने जो पढ़े हैं, एक सिंगिंग वे में होता है पोइट्री, एक लिरिक होती है, सोनेट होते हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे शेक्सपियरन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट, है ना, बैलेड, ये सब। ड्रामा ट्रेजिक होते हैं, कॉमेडी होती है इनमें, है ना। तो ये ड्रामा होते हैं। प्रोज नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे एंड बायोग्राफी भी होती है, ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स। ये सारे फॉर्म्स में लिटरेचर किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? कुछ पोइट्री फॉर्म में लिखा जा रहा है, ड्रामा में, या प्रोज में, है ना। प्रोज बेसिकली जैसे कि हमारे हिंदी में गद्य होते हैं, गद्य पद्य, है ना। प्रोज भी वही है, पोइट्री, प्रोज, है ना। सेकेंड है इम्पॉर्टेंट ऑथर एंड वर्क। इन्हें हम जानेंगे। इम्पॉर्टेंट ऑथर जैसे ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर, है ना। इनके मेजर वर्क हैं हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट। और इनमें से टेम्पेस्ट एंड हैमलेट ये हमारे सब्जेक्ट, हमारे सिलेबस में भी है। ये रेनेसांस एज से बिलोंग करते हैं, रेनेसांस एज। ओके, रेनेसांस एज एक अलग पीरियड, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इन एजेस को बांटा गया है। हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रेनेसांस एज है 14 to 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी तक के जो वर्क हैं या ऑथर हैं, उन्हें रेनेसांस एज में डिवाइड किया गया है। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिजेक्ट, है ना। न्यू क्लासिकल एज है इनकी। थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड हैं, टिंटन एबी है, डैफोडिल्स हैं। इनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ का हमारे सिलेबस में डैफोडिल्स है। ये रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज कोई नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो नेचर पोएट कहे जाते हैं। रोमांटिक एज में नेचर के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि फोर्थ है एस.टी. कॉलरेज है द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये भी रोमांटिक एज से हैं। जॉन कीट्स ओज टू द नाइटिंगेल, ओड एंड ग्रीसन ओन। इन जॉन कीट्स को नाइटिंगेल पोइट भी कहा जाता है, ये भी रोमांटिक एज से हैं। पी.वी. शैली इज़ ऑल्सो रोमांटिक एज बिलोंग। Ode to the West Wind, to a Skylark,
तो स्काईलार्क हमारे सिलेबस का पार्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर मॉडर्न एज से हैं। ये एक इंडियन राइटर हैं। गीतांजलि, द पोएट ऑफ प्रॉपर ट्रू वर्शिप, ये गीतांजलि द पोएट एंड प्रॉपर एंड ट्रू वर्शिप, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमारे सिलेबस में दिया गया है गीतांजलि के जो भी सॉन्ग्स हैं ना। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी 1913 में मिला था। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? 8 टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में फर्स्ट है सिमिली। आप यहाँ देखेंगे सिमिली, सिमिली, सिमिली वो होती है जैसे कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, जिसे हम किसी चीज़ से कंपेयर करें तो एज और लाइक का यूज़ करके करें। जैसे एग्जांपल, ही इज़ एंड ब्रेव एज अ लॉइन, ही इज़ एज ब्रेव एज लॉइन, लॉइन की तरह ब्रेव है ना। देन मेटाफर, मेटाफर है डायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब इसमें लाइक और एज लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। देन थर्ड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब हम किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी, जब किसी थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो उन्हें पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसका यूज़ पोइट्री वगैरह में ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़, तो द विंड विस्पर्ड, विंड जो है, हवा जो है वो फुसफुसा रही है, बातचीत करना, जैसे कि हवा बात करती है नहीं, बट उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, है ना, कि विस्पर्ड कर रही है, ये पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है? यूज टू एग्जैजरेट स्टेटमेंट। हाइपरबोल कोई चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, वो सब। जैसे आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम, क्या कोई किसी को मिलियंस टाइम बोल सकता है? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, ओके इनफ, बट मिलियंस ऑफ टाइम किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बोलना ही हाइपरबोल है। तो ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड। अलिट्रेशन सेम साउंड का रिपीटेशन होता है। जैसे शी शैल, शी शेल्स, शी शेल्स, तो इसमें जो एस एच श साउंड है ये रिपीट हो रहा है, सेम साउंड है, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीमोरल, कॉम्बिनेशंस ऑफ कंट्राडिक्टरी वर्ड। कंट्राडिक्टरी वर्ड क्या होते हैं? जिन्हें हम जैसे कोई ऑपोजिट वर्ड है, हाँ, जैसे कोई ऑपोजिट वर्ड और उन्हें हम एक दूसरे के साथ डिफेंड कर रहे हैं। साइलेंट, जैसे इसका एग्जाम्पल है डिफीडिंग साइलेंट। क्या साइलेंट एंड डिफेंडिंग एक साथ हो सकता है? नो, ये दोनों एक दूसरे के जैसे विरोधी शब्द हैं, बट इन्हें एक साथ यूज़ करना, ये ऑक्सीमोरल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आयरनी, आयरनी द एग्जाम्पल, डेफिनेशन देखिए इसका, कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। फायर स्टेटमेंट बर्न डाउन, फायर स्टेशन बर्न डाउन। अब यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। आयरनी है जो रियलिटी से, जो रियल है उससे काफ़ी चेंज है ना। रियलिटी अलग है और जो दोनों चीज़ों के बारे में जो अपीयरेंस, जो दिखता अलग है, उसे आयरनी के, दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं उन्हें आयरनी कहते हैं। हाँ, ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया वर्ड्स आर इमिटेट साउंड। जो साउंड होते हैं वो एक दूसरे की, जैसे किसी का साउंड ही किसी की पहचान बन जाता है। जैसे बज़, हिज, बूम, जैसे हम इसको समझ रहे हैं, हिज किसका साउंड है? साउंड से हम समझ सकते हैं कि ये स्नेक का साउंड है। तो ऑक्सीमोरल वर्ड्स द इमिटेट साउंड, जो साउंड से ही हम जिसका मीनिंग निकाल लें, है ना, ऑक्सीमोरल होता है। नेक्स्ट है लिटरेरी पीरियड्स। अभी हमने देखा था मॉडर्न एज, रेनेसांस एज, है ना, रोमांटिक एज, तो वही इसमें अच्छे से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे
लिटरेरी पीरियड्स, रेनेसांस एज है ना, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न एज। यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, रेनेसांस एज, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ह्यूमनिज्म, फोकस ऑन मैन एंड नेचर, की फिगर शेक्सपियर। अब यहाँ पर रेनेसांस एज में रिवाइवल ऑफ द लर्निंग, ह्यूमनिज्म, फोकस ऑन मैन एंड नेचर। जो अब हम जो रेनेसांस एज में ह्यूमनिज्म, मैन, नेचर, इन सब की बातें हो रही थी, रिवाइवल चल रहे थे, है ना। इसमें रेनेसांस एज में फेमस जो राइटर हैं वो हैं शेक्सपियर। न्यू क्लासिकल एज के 17 to 18 सेंचुरीज का टाइम है। एज ऑफ रीज़न एंड ऑर्डर, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। इस टाइम पे जो एज ऑफ रीज़न एंड ऑर्डर है, इन्फ्लुएंस क्लासिकल लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। जैसे जॉन मिल्टन इन्होंने, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है जो काफ़ी ईपिक, जो गॉड और कर्श इस टाइप का है, तो ये क्लासिकल लिटरेचर है ना। रोमांटिक एज 1798 से 1832 की रोमांटिक एज है। एम्फेसिस ऑन नेचर, इमोशंस, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। की फिगर है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सैली, जॉन कीट्स। इसमें नेचर, इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलेशन, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नेचर मेन क्या है रोमांटिक एज में, नेचर की बातें ज़्यादा की गई हैं, नेचर के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। विक्टोरियन एज 1832 to 1901 तक है। मोरल वैल्यूज़ इसमें आ गया, डिडक्टिक थीम्स है एंड सोशल रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं विक्टोरियन एज में। जैसे टेनिसन है, डिकन्स हैं, जॉर्ज एलियट हैं ना। इन्होंने मोरल वैल्यूज़ को अपने वर्क में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, उनके बारे में लिखा है ना। और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में जो कुछ सुधार हो रहे थे उनके बारे में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही थी रेनेसांस एज से, रोमांटिक एज से। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही थी, लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे थे, तो ये उस टाइम का है। फिर मॉडर्न एज, अब मॉडर्न एज 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, फोकस ऑन रियल लाइफ, कॉमन मैन, साइकोलॉजिकल डेप्थ। आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर मॉडर्न एज राइटर हैं, मॉडर्न एज के, है ना। आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि फोकस ऑन रियल लाइफ में कॉमन मैन के बारे में बात की गई है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है पोएट एंड पॉपर, इसमें एक कॉमन मैन है, पोएट, कॉमन मैन, उनका लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया गया है कि पॉपर कैसे अपनी लाइफ के बारे में बात करता है। बट जो पोएट है वो इमेजिनेशन में ही रहता है, अपने इमेजिन करता रहता है, उसके लिए हर चीज़ बहुत ईजी है ना। तो ये कॉमन मैन के, और साइकोलॉजिकल डेप्थ है इसमें। आर के नारायण जो काफ़ी रूरल जो स्टोरीज़ हैं उनका एक फिक्शन उन्होंने यूज़ किया है, गांव के बारे में, है ना, उनकी लाइफ के बारे में, वो सब ज़्यादा मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। ओके ना। फिर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, थीम्स क्या होती हैं। हाँ, थीम्स हैं टून, मोड, सेटिंग एंड प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टराइजेशन, पॉइंट ऑफ व्यूज़, आयरनी, है ना। इन्हें जैसे कि थीम क्या है, जैसे सेंट्रल आइडिया ऑफ मेन सब्जेक्ट, सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ मेन सब्जेक्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। किसी थीम क्या होती है, किसी वर्क का सेंट्रल आइडिया होता है कि किस चीज़ को लेके चल रहे हैं। थीम कि अगर कोई राइटर कोई वर्क लिख रहा है या पोएट कोई पोएट्री है तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस है, वो थीम होती है।
सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं। टून क्या होती है? टोन होती है द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टुवर्ड द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। जैसे थीम्स है, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ मेन सब्जेक्ट। तो ये जो थीम है वो ऑथर के द्वारा दी गई है ना। और टोन क्या है? द एटीट्यूड ऑफ ऑथर टुवर्ड द सब्जेक्ट। टोन उस किस टोन में है, वो किस टोन को यूज़ कर रहा है, कॉमेडी है, ट्रेजिक है ना, किस टोन को यूज़ कर रहा है, उस टाइप से है। द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टुवर्ड द सब्जेक्ट। मोड, द फीलिंग क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द रीडर। अब यहाँ पर मोड की बात की गई। मूड, द फीलिंग क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ अ रीडर। अब टोन क्या होती है? जो कि ऑथर किस टोन में लिख रहा है, जैसे किस चीज़ को बताना चाह रहा है। बट मूड क्या है? द फीलिंग क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ अ रीडर। मूड एक रीडर के माइंड में होता है ना। जैसे उसे देखने के बाद, एक मूवी देखने के बाद हमारे माइंड में क्या छवि बन जाती है, हमारे माइंड में क्या सोचते हैं, किसी पिक्चर को देखने के बाद हम क्या, तो वो मूड है। ओके, उसके माइंड में क्या फीलिंग आती है, द फीलिंग क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द रीडर। सेटिंग टाइम एंड प्लेस इन अ विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। सेटिंग ऑब्वियसली टाइम और प्लेस है, किस टाइम पर है, जैसे किस टाइम पर लिखी गई है, किस प्लेस को, जैसे कि किसी गांव के बारे में लिखा गया है। स्टोरी टेक्स प्लेस, जो स्टोरी ना, जैसे कि किसी शॉप के बारे में या किसी पर्सन के बारे में लिखना, किसी टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बारे में, किसी फेस्टिवल के बारे में, है ना, उस चीज़ को यहाँ सेटिंग में दिखाया जाता है। प्लॉट क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी ऑफ ड्रामा। सीक्वेंस, प्लॉट क्या है? सीक्वेंस, एक के बाद एक जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उनको सीक्वेंस में रखना तो प्लॉट होता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्स। कॉन्फ्लिक्ट होता है स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिंग, जो विरोधी चीज़, ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिंग फोर्स, जो विरोधी चीज़ होती है उनके बीच में स्ट्रगल चलता रहता है, अच्छा बुरा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, विरोधाभास चलता रहता है। कैरेक्टराइजेशन है नेक्स्ट, द मेथड यूज्ड बाय द राइटर टू डेवलप कैरेक्टर। कैरेक्टराइजेशन की, जैसे कि बाय बाय ब्लैकबर्ड बाय अनीता देसाई, तो इसमें 3 कैरेक्टराइजेशन है। कैरेक्टराइजेशन अच्छे से, जैसे कि देव है, सारा, आदित्य, है ना, ये कैरेक्टराइजेशन मेथड यूज्ड बाय राइटर टू डेवलप कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर का नाम है ना, कैरेक्टराइजेशन अच्छे से किया हुआ हो। पॉइंट ऑफ व्यूज़, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम्स विच द स्टोरी इज़ नैरेटेड। पॉइंट ऑफ व्यूज़ है कि द पर्सपेक्टिव ऑफ विच द स्टोरी इज़ नैरेटेड, क्या ये स्टोरी क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू, इसका व्यू क्या है, किस थॉट को रख के ये स्टोरी लिखी जा रही है, या ड्रामा या पोइट्री, तो उसके नैरेटिव को बताए। आयरनी, अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। आयरनी क्या होती है, हमने अभी लास्ट में भी पता था, रियलिटी एंड अपीयरेंस, उसके बीच में एक कंट्रास्ट होता है ना, विरोधाभास होता है, आयरनी होता है। जैसे किसी को व्यंग करना होता है ना, कुछ कह के, और वो आयरनी होता है। हिंदी में हम कहते हैं ना व्यंग मारना, टॉन्ट, वो आयरनी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ क्विक फैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा जैसे कि फादर ऑफ इंग्लिश, ये काफ़ी क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री क्या है? जोसेफ सॉसर। बॉर्ड ऑफ एवॉन, विलियम शेक्सपियर। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने लिखी है। पोएट ऑफ नेचर, अभी हमने पढ़ा था, पोएट ऑफ नेचर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। नाइटिंगेल पोएट, जॉन कीट्स। स्काईलार्क पोएट है पी.बी. शेली। लिरिकल बैलेड, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने मिलकर लिखा है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ फॉर गीतांजलि। गीतांजलि सॉन्ग्स का कलेक्शन है, उसमें 100
प्लस सॉन्ग्स हैं। ये इन्होंने जो रियल है इसको इन्होंने बंगाली में 1910 को लिखा था, 1910 में। फिर इन्होंने ट्रांसलेट किया 1912 में इंग्लिश में। देन 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। देन नेक्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर पोएट विक्टोरियन, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। ओके, ऑथर ऑफ गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर द डेली करंट। द डेली करंट कब आया था? 1702। अब इसमें है जैनर। जैनर आप जानते हैं क्या होते हैं? शैली, जिस शैली में लिखा जाता है। गद्य पद्य हिंदी में होती है ना शैलियाँ, दोहे है ना, कि कविता है कि गद्यांश है, उस टाइप से। वैसे ही इंग्लिश में भी जैनर होते हैं। वन लाइन नोट्स आप देख लीजिए, जैसे पोइट्री, एक्सप्रेस इमोशन एंड इमेजिनेशन इन म्यूज़िकल वर्ड्स। पोइट्री क्या होती है? म्यूज़िकल वर्ड्स होते हैं, अपनी इमोशन और इमेजरी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ म्यूजिकल वर्ड होते हैं जिसमें फीलिंग्स होती हैं हमारी। ड्रामा क्या होता है? रिटर्न टू अ परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, ऐसे ड्रामा होते हैं। ड्रामा रिटर्न टू भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। नॉवल अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव। अब लॉन्ग फिक्शनल प्रोज होते हैं नैरेटिव नॉवल। जैसे ड्रामा का ही बहुत बड़ा पार्ट, ड्रामा ही अगर लंबा है तो उसे नॉवल कह देंगे। ड्रामा कुछ शॉर्ट में होता है, बट नॉवल लॉन्ग होता है। शॉर्ट स्टोरीज जैसे कि है ना, ब्रीफ फिक्शन प्रोज डीलिंग विद अ सिंगल इंसिडेंट। अब यहाँ पर देखिए, वही है शॉर्ट स्टोरी, ब्रीफ फिक्शन प्रोज डीलिंग विद अ सिंगल इंसिडेंट। किसी सिंगल इंसिडेंट की बात की जाती है तो शॉर्ट स्टोरीज़ में लिखा जाता है। और यही सिंगल इंसिडेंट, यही अगर प्रोज को बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक कंप्लीट सिंगल इंसिडेंट के अलावा सारी कंप्लीट इंसिडेंट लिखे जाए, एक पूरा नोवेल लिख दिया जाए, तो नोवेल क्या एक लॉन्ग फिक्शन है और स्टोरी एक ब्रीफ फिक्शन है। ऐसे अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसे क्या है? शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, किसी कोई टॉपिक में अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, तो उसे हम ऐसे कहते हैं। जैसे कि ऐसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे निबंध, यस निबंध, कि बायोग्राफी, अकाउंट टू पर्सनल लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ एल्स। बायोग्राफी क्या होती है? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाता है बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा। जब किसी और के द्वारा हमारी पर्सनल लाइफ को लिखा जाए तो बायोग्राफी है। बट ऑटोबायोग्राफी काउंट टू वन ऑन लाइफ रिटन बाय वंस। ऑटोबायोग्राफी भी पर्सनल लाइफ के बारे में ही होती है, बट ये रिटन बाय वन सेल्फ, खुद से लिखी जाती है बायोग्राफी समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी जाए, पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, नाउ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप ये देख सकते हैं कि ऑथर, वर्क, लिटरेरी एज, है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसको, जैसे शेक्सपियर के वर्क क्या है? मैकबेथ, टेम्पेस्ट, है ना, यहाँ पर मैकबेथ बस दिया गया है, तो मैकबेथ, टेम्पेस्ट और ओथेलो, है ना, ये सब रेनेसांस एज से है। और ये ट्रेजिडी है मैकबेथ। वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट का भी पार्ट है, हमारे सब्जेक्ट में है डैफोडिल्स। तो ये रोमांटिक एज से है। नेचर पोएट है वर्ड्सवर्थ। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। एंड इपिक पोएम है ये एक, है ना, इसमें एक इपिक पोएम है महाकाव्य टाइप से। टैगोर की है गीतांजलि, मॉडर्न एज से है, नोबेल प्राइज विनिंग है। एंड कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, रोमांटिक एज से है, नाइटिंगेल पोएट है। ओके,
अब एग्ज़ाम टिप्स हैं आपके लिए कुछ कि जब रीड क्वेश्चन केयरफुली, जब हम लिटरेचर में जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो काफ़ी हम वैसे ही अफ्रेड होते हैं कि इंग्लिश है ना, तो हम उस क्वेश्चन को केयरफुली ना पढ़ के और ऊपर ऊपर पढ़ के और काफ़ी घबरा जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। लर्न केयरफुली, रीड केयरफुली, लर्न ऑथर विद दीज वर्ड्स, उनके ऑथर और उनके वर्क्स को ज़रूर करना है ना। रिवाइज फिगर ऑफ स्पीच जो हमने अभी पढ़ी है उनको रिवाइज करते रहें। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन, मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन का भी एक सेशन लेके आऊँगी। यूज़ एलिमिनेशन मेथड इन एमसीक्यू, हम जब हमें 4 टाइप ऑप्शन हो तो हमें एलिमिनेशन मेथड से उनको कट करना है, ओके, और सही क्वेश्चन पर पहुंचना है। मैनेज टाइम इन अ एग्ज़ाम, और टाइम पर हमें फिनिश करना है एग्ज़ाम, ओके। नाउ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।